यस। तो थंडर स्टॉर्म हमने कल पढ़ लिया था। और थंडर स्टॉर्म में जो लाइटनिंग है, उस थंडर स्टॉर्म के साथ में जो लाइटनिंग होती है, उस लाइटनिंग से बचने के लिए हमने प्रिकॉशंस भी देख लिए थे। तो उसमें हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रिकॉशंस हैं किसी भी थंडर स्टॉर्म में बचने के या लाइटनिंग से बचने के, लाइटनिंग इफेक्ट से बचने के, कि हम मेटल को अवॉइड करें। इसमें जितने भी प्रिकॉशंस दिए हुए हैं वो सब प्रिकॉशंस ऐसे दिए हुए हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट करते हैं उन चीज़ों को हम अवॉइड करें। जैसे आइसोलेटेड ट्री को, उसने बोला कि आइसोलेटेड ट्री को आप अवॉइड करो, उसके नीचे कभी भी शेल्टर मत लो। किसी भी टीन शेड के नीचे या किसी मेटेलिक शेड के नीचे अपना शेल्टर मत लो। किसी गैरेज के पास में या फिर कहीं भी, जहाँ कहीं भी आप हैं, वहाँ पे अगर मान लो बहुत सारा मेटेलिक सब्सटेंसेस पड़े हुए हैं या मेटेलिक मटेरियल पड़ा हुआ है, तो उस मेटेलिक मटेरियल से दूर रहने के लिए, मीन्स गैरेज हो चाहे किसी टाइप का स्टोर हो, वहाँ से दूर रहो। हमारे घर में भी हम जो विंडो होती है, विंडो भी पूरी मेटेलिक होती है, इसलिए उस विंडो से हमको भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब थंडर स्टॉर्म्स के साथ में लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग हम आगे पढ़ेंगे। मैंने बताया भी था आपको कि लाइटनिंग होने का रीजन क्या है। लाइटनिंग होने का रीजन है जो आयंस हैं, वो नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस, तो वो आयंस जब एक दूसरे अगर से मैं बोलूँ, स्ट्राइक करते हैं। हाँ रजनीश, रजनीश पांडे, गुड मॉर्निंग बेटा। सर जब सर जब दो बादल निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, और उन दोनों में से उन दोनों का चार्ज जब एक दूसरे के ऊपर जंप करता है तो लाइटनिंग होता है। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ ना आपको। इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है या इलेक्ट्रिक करंट है, वो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के फ्लो की वजह से बनता है ना। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, या पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस हैं, उनमें जहाँ कहीं भी पॉजिटिव आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, वो वाला जो क्लाउड का पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। और जहाँ नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। तो जब वो थंडर स्टॉर्म के टाइम पे, और अपने यहाँ थंडर स्टॉर्म्स ज़्यादा आते हैं क्योंकि कंडीशंस भी उसने बताई है हमको कि थंडर स्टॉर्म्स हॉट, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा आते हैं। हॉट, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा आने की वजह से हमको इसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट झेलना पड़ता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तब एक दूसरे से स्ट्राइक होते हैं। आप कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया भी था कि जब भी हम इलेक्ट्रिक वायर्स को, अगर वो चार्ज्ड हैं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, दोनों को टच करते हैं तो स्पार्क दिखता है। जैसे चेक करने वाले जो ये जो मैकेनिक रहते हैं, वो स्पार्क को टच कर करके देखते हैं कि हाँ भाई इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। तो वो ही चार्ज जब स्ट्राइक करता है तो हमको वो थंडर स्टॉर्मिंग के टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट की तरह दिखता है, जिसको कि हम लाइटनिंग बोलते हैं, है ना। तो ये जो लाइटनिंग है, थंडर स्टॉर्म है, ये थंडर स्टॉर्म साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, ये देखते हैं। You know that water requires heat when it changes from liquid to vapor state. Does the water give back heat when vapor condenses into liquid? Can you recall any experience to support this? आपने जो कंडेंसेशन एंड एवेपोरेशन जो दो प्रोसेसेस पढ़ी हैं, या फिर आपने सिक्स स्टैंडर्ड में भी वो देखा होगा, साल्ट पेन से सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट पैन एरिया जो है, उसमें से सॉल्ट बनाने का जो प्रोसेस है वो एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन पे ही डिपेंड करता है।
और ये दोनों प्रोसेस साइकिल की तरह एक साथ चलती रहती है। एवापोरेट होता है वाटर तो क्लाउड्स बनता है, क्लाउड्स बनने के लिए एवापोरेट होता है वाटर, और जो वाटर लिक्विड फॉर्म में था वो एवेपोरेट होकर के गैसियस फॉर्म में ऊपर उठने लग जाता है। अभी हमने एक एक्टिविटी पढ़ी है कि जो भी हॉट एयर रहती है वो अपवर्ड राइज होती, तो जो हॉट एयर की वजह से और वाटर वेपर ऊपर उठने लग जाती है, और जैसे जैसे वो हाइट पे जाती है वैसे वैसे उसका टेम्परेचर कम होने लग जाता है। तो जब उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा तब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप अपने कुकिंग के टाइम पे घर पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जब चाय बन रही है, आपकी चाय को आप बॉईल कर रहे हो, उस टाइम पे उसमें से एक फ्यूम या फिर वाटर वेपर का धुआं उड़ते हुए देखते होगे। लेकिन अगर उस धुएं के ऊपर हम एक किसी भी टाइप की लिड या आयरन की एक प्लेट टच कर दें या उसके ऊपर उसके रास्ते में डाल दें, बीच में उसकी वो हिंड्रेंस पैदा कर दें, तो उस हिंड्रेंस की वजह से जो वाटर वेपर है जब उस सरफेस से स्ट्राइक करेगी, कोलाइड करेगी, तो उस सरफेस का टेम्परेचर कम है और वाटर वेपर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, कंडेंस होने लग जाएगा। तो वाटर वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगी। तो conversion of water from gas to liquid, the process is called condensation. And liquid form of water, if converts into water vapor, means gaseous form, then this process will be evaporation. और एवेपोरेशन की प्रोसेस कभी भी बंद नहीं होती, टेम्परेचर कम हो चाहे ज़्यादा हो, एवेपोरेशन कंटिन्यू होता ही रहता है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि बारिश हमेशा गर्मियों के बाद ही आती है। हमने अभी साउथ वेस्ट मानसून के लिए भी पढ़ा है कि साउथ वेस्ट मानसून समर सीजन में आता है। तो समर सीजन में क्यों आता है, क्योंकि समर सीजन में हमारी जो मेन लैंड है, स्पेशली वेस्टर्न लैंड, राजस्थान एंड अदर नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है, नॉर्थ वेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लैंड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस टाइम पे जो वहाँ की एयर है, लैंड के रीजन की जो एयर है वो अपराइज होने लग जाती है, मीन्स अपसाइड राइज होने लग जाती है, ऊपर उठती है। और सी सरफेस जो कि उस टाइम पे कंपैरेटिव टू लैंड सरफेस कोल्डर था या कूलर था, वहां की एयर उस लैंड सरफेस की स्पेस को ऑक्यूपाई करने लग जाती, और वहां पे तो कंटिन्यूस एवेपोरेशन हो रहा है, वाटर वेपर कंटिन्यूस बनती रह रही है। तो वो एयर जो है वो वाटर वेपर या ह्यूमिडिटी को अपने साथ लेके आती है और मानसून विंड्स लेके आती है, उसी को हम बोलते हैं मानसून विंड्स। तो ये जो विंड्स हैं जो कि थंडर स्टॉर्म्स क्रिएट कर रही हैं, स्पेशली इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में, जहाँ पर कि विंड जो है वो अपसाइड राइज होती है। तो जो थंडर स्टॉर्म्स बनते हैं वो अगर मान लो बहुत ज़्यादा वर्लपूल बना लें, वर्लपूल एक वॉशिंग मशीन आती है, नाम सुना है वर्लपूल? यस सर। हाँ, कई बच्चे ऐसे करते भी हैं कि अपनी वाटर बॉटल लेते हैं और उसको ऐसे 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 खूब तेज घुमाते हैं। ये तो स्टील के लिए है इसलिए दिख नहीं रहा आपको, नहीं तो बहुत सारे बच्चे वर्लपूल का मजा लेते हैं। कैसे दिखता बोलते, है? यस, हाँ वो बोलते वंडर हैं, कैसे दिखता है? मजा आ जाता है हाँ बवंडर आया, सर, बवंडर लेकिन बैक्टीरिया हमारे, क्रिएट हो जाते हैं उसमें। यस मारवाड़ी में उसको बवंडर बोलते हैं, बवंडर। तो उसमें चक्रवात, हिंदी में बोलते हैं चक्रवात, मारवाड़ी में बोलते हैं बवंडर।
और इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लोन। तो सर हम उस बॉटल को घुमाने की वजह से उस पानी में बैक्टीरिया भी क्रिएट हो जाते हैं। हाँ राइट, तो उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं और फिर उल्टा करते हैं बॉटल को। तो जैसे उल्टी करते हैं तो वो हमको बिल्कुल साइक्लोन जैसा दिखता है। तो अगर मान लो थंडर स्टॉर्म जब राइज हो रहा है उस टाइम पे, सर टब का वाटर भी होता है, मतलब कि टब में जब पानी होता है अगर हम उसे घुमाते हैं तो फिर वो बीच में ऐसे होल बन जाता है। हाँ तो जो बीच में होल हो जाता है उसको साइक्लोन की आई बोलते हैं, जो उसका ये सर आई और साइक्लोन। यस वो उसका एपी सेंटर है, सेंटर है उसका, जहां से वो स्टार्ट हुआ है घूमना, या फिर ये समझ लो कि उस साइकिल का या उस साइक्लोन का वो सेंटर है, तो उसको हम आई बोलते हैं। द सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज ए calm area. It is called the eye of the storm. A large cyclone is a violently rotating mass of air in the atmosphere, 10 to 15 kilometer high. The diameter of the eye varies from 10 to 30 किलोमीटर। आई जो है वो भी साइक्लोन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा साइक्लोन है, उसका डायमीटर जो है वो 10 टू 30 मीटर्स तक हो, किलोमीटर सॉरी 10 टू 30 किलोमीटर तक हो सकता है। ऊपर जो अपनी बुक में लो प्रेशर एरिया और सी सरफेस के ऊपर जो सैटेलाइट पिक्चर्स दी हुई हैं उसमें आपको बताया हुआ है कि किस तरह से वाइट कलर का स्पेसिफिक क्लाउड जोन जैसा दिखता है। वो सैटेलाइट की पिक्चर्स हैं इसलिए वो क्लाउड जोन्स को देख लेते हैं, बाकी हम नहीं देख पाते उसको, हम सिर्फ उसका इफेक्ट देख पाते हैं। तो ये जो साइक्लोन है उसके डायमीटर सॉरी उसकी आई का डायमीटर या उसके सेंटर का डायमीटर कितना हो सकता है, 10 टू 30 किलोमीटर तक हो सकता है। इट इज ए रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज लाइट विंड्स। ये काम एरिया है, काम एरिया मीन्स साइक्लोन का जो आउटर सरफेस है या आउटर जोन है, उस आउटर जोन से ये थोड़ा शांत है ना, इसलिए हम उसको काम एरिया बोल रहे हैं। आपने जो कई चीज पढ़ी होंगी, आगे आप फ्लेम भी पढ़ोगे तो उसमें भी आउटर जोन जो है वो सबसे ज्यादा हॉट होता है और इनर जोन थोड़ा कोल्ड होता है। वैसा ही साइक्लोन के साथ है कि जो उसका एक्सटर्नल जोन है या आउटर जोन है वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड होता है या फिर सबसे ज्यादा विंड्स होती है उसकी, है ना। It is a region free of clouds and has light winds. Around this calm and clear eye, there is a cloud region of about 150 kilometers in size. In this region, there are high speed winds 150 to 250 kilometers per hour. हमने जो सबसे पहले लेसन में स्टार्टिंग में जो पढ़ा था साइक्लोन के बारे में, उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था उसकी स्पीड उसने बताई थी 276 किलोमीटर पर आवर या 256 किलोमीटर पर आवर। तो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड्स चलती हैं जिसको हम बोलते हैं हाई स्पीड विंड्स। एंड थिक क्लाउड्स विथ हैवी रेन अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। The formation of a cyclone is a very complex process. A model is shown in 8.11। 8.11 में आपको उसका एक मॉडल दिया हुआ है जिसमें कि एयर अपसाइड राइज होती है। अपसाइड राइज मीन्स सी सरफेस से ऊपर की तरफ उठती है। देखते हैं कैसे बनता है साइक्लोन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसको कि पढ़ने में या देखने में हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये बात जरूर है उसके जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं, साइक्लोन के जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस एंड डिजास्ट्रस होते हैं, लेकिन शुरुआत में तो हमको अच्छा लगता है जब बारिश आती है। अरे खूब बारिश आ रही है, पूरी बारिश आ रही है, आप भी इस चीज़ को फील करते होगे, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। स्टार्टिंग में जब बारिश आती है इतनी भयंकर गर्मी, 4 महीने की या 6 महीने की गर्मी आप झेलने के बाद में जब जून मंथ में बारिश आती है बहुत अच्छा लगता है। उसके ऊपर तो बहुत सारी पोयम्स तक लिखी गई हैं, पाऊस आला, है ना, मराठी में। सर एक हफ्ते पहले हमारे इधर भी लाइटनिंग हुई थी। हाँ बेटा,
सर एक हफ्ते पहले हमारे इधर भी हुई थी लाइटनिंग। हाँ, तो हमारे यहाँ तो बहुत जोर जोर से होती है रोज। हाँ, बारिश तो जोर से होती है। तो स्टार्टिंग में जो बारिश होती है उसमें हमको ऐसा लगता है अरे चलो बारिश आ गई, अभी सब जगह अच्छा ग्रीनरी ग्रीनरी दिखने लग जाती है, सारे पेड़ पौधे भी एकदम से खुशी खुशी मुंह फाड़ के खड़े हो जाते हैं और पानी पीने के लिए उनको लगता है हाँ भाई अब बारिश आ गई, सब खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो बारिश कंटिन्यू रहती है स्पेशली इन ओवर जोन जहाँ हम रहते हैं, हमारे हैबिटेट में या हमारे आसपास के सराउंडिंग में, बारिश जब स्टार्ट होती है तब तो अच्छा लगता है, लेकिन धीरे 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 सब जगह बारिश से सब लोग कंटालने लग जाते हैं। वैसे ही साइक्लोन के साथ है। साइक्लोन जब आता है तब तो खूब तेज हवा चलती है तो हमको लगता है अरे वाह 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 बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन उसके जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं वो हमको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखते हैं साइक्लोन कैसे बनता है। Before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. क्लाउड बनने से पहले वाटर जो है, जो सी सरफेस वाटर है या सी वाटर है, वो सी वाटर एटमॉस्फेयर से हीट लेता है और वाटर वेपर में चेंज होता है। When water vapor changes back to liquid form as रेन ड्रॉप्स, जब कंडेंसेशन होता है, पहले जो एवेपोरेशन फॉर्मेशन हो रही है या क्लाउड फॉर्मेशन से पहले जो एवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है उसमें एटमॉस्फेयर की हीट से सी वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, और बाद में जब कंडेंसेशन होता है उसका तो वाटर वेपर कन्वर्ट होती है वापस बैक टू द लिक्विड फॉर्म, तो वो हमको रेन ड्रॉप्स में मिलती है। दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, उससे वापस रिलीज होती है हीट, किसमें, एटमॉस्फेयर में। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड, उससे जो वार्म आती है धीरे धीरे एटमॉस्फेयर भी वार्म होने लग जाता है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेस ए ड्रॉप इन प्रेशर, more air rushes to the center to the storm, this cycle is repeated। अब जैसे जैसे सेंटर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लग गया क्योंकि एयर राइज हो रही है, वार्म बढ़ रही है, उसकी एटमॉस्फेयर की वार्म बढ़ रही है, तो एक्सटर्नल सरफेस से एयर सेंटर की तरफ आने लग जाएगी और स्टॉर्म में वो तेजी से आएगी, स्पीड से आएगी। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेस ए ड्रॉप इन प्रेशर, मोर एयर rushes to the center of the storm, this cycle is repeated। The chain of events ends with the formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it। जैसे जैसे एयर प्रेशर कम होता जाएगा वैसे वैसे विंड्स की स्पीड बढ़ती जाएगी, ये तो आपने अभी पढ़ाई है। और एयर राइज होने लग जाएगी क्योंकि वो वार्म एयर हो गई है, या फिर हॉट एयर जो है वो अपनी स्पेस छोड़ने लग जाएगी, अप साइड राइज होने लग जाएगी, उसकी स्पेस को लेने के लिए बाहर से हवा सेंटर की तरफ आने लग जाएगी। ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। दिस साइकिल कंटिन्यूस एंड रिपीट। इट इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल ए साइक्लोन। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ए साइक्लोन। साइक्लोन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए, विंड स्पीड चाहिए, विंड डायरेक्शन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए। ये जो चार फैक्टर्स हैं ये साइक्लोन को डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देखो इसने मॉडल दिया हुआ है एक, जिसमें राइजिंग एयर उसने बताई है कि एयर राइज हो रही है, और उसने आई का भी उसमें पिक्चर दिया हुआ है कि जो आई है वो सेंटर में है साइक्लोन की आई, और आउटफ्लो जो हो रहा है बिल्कुल जैसे हम
इसको देखते हैं, सिलेंडर को देखते हैं या कोन को देखते हैं। तो कोन शेप में आपने देखा होगा कि कभी ये जो सैंड क्लॉक रहती है, किसी ने अगर सैंड क्लॉक देखी हो तो सैंड क्लॉक का जो स्ट्रक्चर रहता है वो भी बिल्कुल ऐसा ही रहता है जैसा इस साइक्लोन का इसने फॉर्मेशन दिया है या फिर इसकी जो एक मॉडल दिया है। इस मॉडल में आप देखोगे कि 10 to 30 किलोमीटर की जो आई है, आई का जो एरिया है, डायमीटर है, उस डायमीटर से एयर एयर ऊपर उठ रही है और आउटफ्लो हो रही है उस रीजन से। तो जैसे जैसे वो आउटफ्लो होती जाएगी और हॉट एयर ऊपर की तरफ उठती जाएगी, तो बाहर का जो रीजन है, साइक्लोन का जो इफेक्टिव रीजन है, उस इफेक्टिव रीजन से एयर सेंटर की तरफ आने लग जाएगी। क्योंकि सेंटर में जो एयर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वो हॉट एयर है इसलिए वो ऊपर उठेगी और बाहर से ठंडी हवा उसके अंदर जाने लग जाएगी और उससे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी, जो कि हमको अफेक्ट करती हैं। और इसका जो आउटर सरफेस है साइक्लोन का, वो हमको ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि साइक्लोन मोस्टली सी सरफेस के ऊपर ही एग्जिस्ट करते हैं। उनकी विंड्स और रेनफॉल या रेन ड्रॉप्स वो हम तक आती हैं, बाकी वो होता तो सिर्फ कहाँ पे है, सी रीजन में ही होता है। तो इमेज ऑफ द आई ऑफ ए साइक्लोन दिया हुआ है, राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय ए साइक्लोन। जो वेव्स हैं, सी वेव्स, ये भी बहुत ज़्यादा चलने लग जाती हैं क्योंकि उससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। और उन सी वेव्स से ही हमको उसके पोस्ट साइक्लोनिक इफेक्ट्स या फिर साइड इफेक्ट्स जिनको हम बोल सकते हैं, वो हमको मिलता है। तो ये साइक्लोन का जो मॉडल है, इस साइक्लोन मॉडल को आपको अपनी बुक में जरूर बनाना है, हाँ? भले ही वो आपके क्वेश्चंस में है या नहीं है, लेकिन इसको आपको जरूर बनाना है ताकि आपको क्लियर रहे, किसी टाइप का कोई डाउट ना रहे कि साइक्लोन कैसे क्रिएट होते हैं। ओके ओके सर। यस। अब देखते हैं इससे नुकसान क्या होता है। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स, साइक्लोन से हमको क्या नुकसान होता है? Cyclones can be very destructive. Strong winds push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometers away. जो storms हैं वो भले ही 100 किलोमीटर्स अवे हो सी शोर से, लेकिन उसका जो रिपल इफेक्ट है, वो रिपल इफेक्ट हमारे बीच तक या फिर हमारे सी कोस्ट तक आता है। उसमें क्या है, वेव्स बहुत ऊपर तक होने लग जाती है। These are the first indications of an approaching cyclone. The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. इतनी जोर से वेव्स आती हैं तो हमको पता चल जाता है कि भाई अब साइक्लोन अप्रोच करने वाला है। और आप जब भी साइक्लोन्स के बारे में पढ़ते हो या फिर अभी थोड़े दिन पहले जो साइक्लोन आया था, साइक्लोन गुलाब, उस गुलाब से पहले फेनी आया था और बंगाल में, उड़ीसा में, और फैनी से पहले और बहुत सारे हरिकेन्स, कैटरीना और रीटा रीटा, अमेरिका में तो खैर बहुत ज़्यादा आते हैं ये। तो ये जो साइक्लोन्स हैं उनसे हमारे कोस्टल रीजन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। और उसके लिए जब इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जब उसकी फोरकास्ट करता है साइक्लोन की 48 आवर्स बिफोर, तो ये बताता है वो कि इसका लैंडफॉल कब होने वाला है। लैंडफॉल का मतलब ये है हमारी जो मेनलैंड है उसके ऊपर इसका इफेक्ट कब आने वाला है। लैंडफॉल का मतलब वही है, या वो हमारे कॉस्ट से कब स्ट्राइक करने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं लैंडफॉल। भले ही वो बहुत बहुत दूर हो, लेकिन उसका इफेक्ट हमको सी वेव्स में क्लियर दिख जाता है। The water waves produced by the wind are so powerful
that a person cannot overcome it. The low pressure in the eye lifts water surface in the center. The rising water may be as high as 3 to 12 meters. 3 से 12 मीटर तक की जो सी वेव्स की जो हाइट है वो बन जाती है, जो आपको इसमें दिया हुआ है 8.13 के फिगर में बताया है कि कितनी ऊंची ऊंची सी वेव्स आती है या वाटर वेव्स आती है. It appears like a waterfall moving toward the shore. As a result, the sea water enters the low-lying coastal areas, causing severe loss of life and property. It also reduces the fertility of the soil. फर्टिलिटी कैसे उसकी लॉस होगी सॉइल की? क्योंकि सी वाटर में सैलाइन वाटर बहुत ज़्यादा होता है, सैलिनिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है. तो जब वो पूरे सी वेव से निकल करके जो सी सरफेस का जो वाटर है वो पूरा निकल करके जब लैंड पे आ जाएगा तो वहाँ की सॉइल को पूरी तरह से वो इनफर्टाइल कर देगा, उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उसमें सॉइल में सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है. कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन. जो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है साइक्लोन की वजह से, उसकी वजह से फ्लडिंग कंडीशंस आ जाती हैं. हाई स्पीड विंड्स accompanying a cyclone can damage houses, telephones and other communication systems, trees, causing tremendous loss of life and property. बहुत लॉस होता है उससे, इतना लॉस होता है कि उसको हम असेस नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा लॉस होता है. बोल देते हैं कि अभी जो उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था उससे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि अप्रॉक्स 35,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, मीन्स जिसमें कि हार्वेस्टिंग रीजन भी है, ग्रेन्स भी हैं, मीन्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी है, और वैसी प्रॉपर्टीज भी हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी हैं. उन सबको अगर वो असेस करें तो 30 to 35,000 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी का वहाँ पे नुकसान हुआ था. अब उसको एकदम से रिकवर करना तो मुश्किल है, वो धीरे धीरे सालों में फिर रिकवर हो पाता है. सर. यस. अब ये जो रीजंस हैं. सर. हाँ बेटा. सर वो मुझे पूछना था कि ये जो स्किन अच्छे से दिख नहीं रही है. स्क्रीन अच्छे से दिख नहीं रही है? सर. मुझे तो इसमें क्लीन दिख रही है, क्लियर दिख रही है. हो सकता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम सर. हो या क्लियर है. आप मोबाइल सर पे देख नेटवर्क रहे हो तो वो छोटा प्रॉब्लम है. दिखे आपको. ये सर दिखने लगी. ओके ओके अच्छा ओके. ठीक है ठीक. लेकिन ये जो साइक्लोन्स हैं, ये साइक्लोन्स अलग अलग एरिया में या अलग अलग रीजन में अलग अलग डिफरेंट नेम से जानते हैं इनको. जैसे अमेरिका में इसको हरिकेन बोलते हैं, फिलीपींस और जापान में इसको टाइफून बोलते हैं, है ना. A cyclone is known by different names in different parts of the world. It is called a hurricane in the American continent. In Philippines and Japan, it is called as typhoon. जापान और फिलीपींस में इसको टाइफून बोलते हैं और अमेरिका में इसको हरिकेन बोलते हैं. मीन्स वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट रीजन्स में इसको डिफरेंट नेम से जानते हैं. एक पिक्चर भी दिया हुआ है जिसमें अमेरिका से जो अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, उसमें उसको हरिकेन नाम दिया है, और जापान एंड फिलीपींस की तरफ जहां नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है उसको टाइफून नाम दिया है. एक्चुअली इसको बोलते हैं साइक्लोन क्योंकि ये साइकिल बनाता है, एक वाटर वेपर की या फिर एक विंड्स की और या फिर हॉट एयर की एक साइकिल बनाता है. हॉट एंड कोल्ड एयर की साइकिल बनाने की वजह से इसको साइक्लोन बोलते हैं, है ना. टॉर्नेडोज in our country they are not
वेरी फ्रिक्वेंट। लेकिन फिर भी अभी थोड़े दिनों पहले वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के पास टॉर्नेडो आया था। टॉर्नेडो बहुत कम आते हैं अपने यहाँ, लेकिन फिर भी आते हैं, फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं लेकिन फिर भी आते हैं। हमारे कंट्री में ये फ्रिक्वेंट नहीं है। ए टॉर्नेडो इज ए डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। ये उल्टा है कि स्काई से ग्राउंड की तरफ आता है, और फनल जैसी होती है उसके। टॉर्नेडोज आपने मूवीज में और इनमें देखे होंगे, तो हम उसको देख सकते हैं टॉर्नेडोज। इनको भी ये भी एक टाइप के साइक्लोन ही है। Most of the tornadoes are weak. A violent tornado can travel at a speed of about 300 km per hour. Tornadoes may form within cyclones. ये भी एक टाइप के साइक्लोन्स हैं। The whole coastline of India is vulnerable to cyclones, particularly the east coast. मैं आपको ये शुरू से ही बताता आया हूँ कि जो साइक्लोन्स हैं वो फ्रिक्वेंटली ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा आते हैं। वेस्ट कोस्ट पे इतने साइक्लोन्स फ्रिक्वेंटली नहीं आते। The west coast of India is less vulnerable to cyclonic storms both in terms of intensity and frequency of the cyclones. जो ईस्ट कोस्ट है उसमें इंटेंसिटी भी हाई रहती है साइक्लोन की, और फ्रीक्वेंसी भी हाई रहती है। लेकिन वेस्ट कोस्ट में ना तो फ्रिक्वेंटली आते हैं और ना ही इंटेंस आते हैं। ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो साइक्लोन और टॉर्नेडो, टॉर्नेडो जो है वो साइक्लोन से ही क्रिएट होता है, लेकिन थोड़ा अलग है। वो स्काई से लैंड की तरफ आता है, और ये साइक्लोन जो है वो कहाँ से, सी से लैंड की तरफ आता है। और उसका जो शेप है वो बिल्कुल फनल लाइक शेप रहता है, जबकि साइक्लोन का जो शेप है वो बिल्कुल सिलिंड्रिकल रहता है। सिलिंड्रिकल या फिर उसको कोन शेप बोल सकते हैं, कोन शेप में रहता है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है। ओके।